नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग सेकंड बुक जिसका नाम है वितान, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में हम बात कर रहे थे और इसके लेखक जो हैं कुमार गंधर्व हैं। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो लता मंगेशकर जी हैं उनकी गायकी की क्या विशेषताएं हैं और साथ ही चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग ये जान पाए हैं कि जो लता मंगेशकर है उनकी गायकी की क्या विशेषता है। उनकी गायकी की विशेषता है कि उनके गायने में यानी कि गानपन है। अब गानपन का क्या अभिप्राय है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यानी गाने का ऐसा अंदाज जो सुनने वाले को भाव विभोर कर दे, वो क्या कहलाता है, गानपन कहलाता है। और जो लता मंगेशकर है उनकी गायकी में क्या चीज है, गानपन मौजूद है, पहली विशेषता। दूसरी बात आती है कि स्वरों की निर्मलता उनके अंदर पाई जाती है। तो स्वरों की निर्मलता होने का लेखक ये कारण बताता है कि जो लता मंगेशकर है उनका जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है उसी की वजह से शायद उनके गीतों में उनके स्वरों की जो निर्मलता है वो पाई जाती है। साथ ही उनके गाने की विशेषता है कि उसमें नाद में उच्चार पाया जाता है, यानी कि गाने को एक ऐसे स्वर में गाना जो सीधे सुनने वाले व्यक्ति के हृदय पर जो है उसे महसूस होता है। ठीक है, तो ये मुग्धता, निर्मलता जो है, कोमलता, नाद में उच्चार, गानपन, ये सभी जो है लता मंगेशकर के गाने की क्या है, विशेषता है। फिर हम बात कर रहे हैं भाई चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। तो जो चित्रपट संगीत होता है उसमें कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसमें आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, उसे किसी तरह के नियम और सिद्धांतों में नहीं बांध सकते। जबकि जो शास्त्रीय संगीत होता है वह अपने नियमों से बंधा होता है। ठीक है, जो चित्रपट संगीत होता है वो संगीत का प्राथमिक ताल होता है और जबकि शास्त्रीय संगीत जो है अपने परिष्कृत रूप का ताल होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। फिर आगे एक प्रश्न आता है कि लता मंगेशकर जो है शास्त्रीय संगीत में क्या स्थान रखती है। तो कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत अलग है और जो चित्रपट संगीत अलग है, लेकिन कहते हैं कि अगर चित्रपट संगीत में अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर का स्थान बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है। और वे अपने ज़माने में अपने उससे लता मंगेशकर से पहले भी एक चित्रपट संगीत में एक महिला आई थी जिसका नाम है नूरजहां, वो उनसे भी कहीं आगे उस गायकी के अंदर निकल गई हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर ये बात हो रही थी कि चित्रपट संगीत के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का एक विशद रूप में वर्णित करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या एक नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर यानी दिखाई देता है। जैसे अपन कहते हैं एक लंबी कहानी सुनाएं और उस कहानी को सुनाने के बाद में एक मोरल निकलता है, एक शिक्षा निकलती है, जिसे हम सुभाषित, अमृत वाक्य या नीति वाक्य भी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कोई कहावत भी कहते हैं। तो एक छोटी सी कहावत के अंदर जीवन की बहुत बड़ी बात हम कह देते हैं। वही अंतर चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में है। यानी कि लता मंगेशकर का 3-3.5 मिनट का जो गाना है वो खानदानी शास्त्रीय संगीत वाले जो लोग 2.5-3 घंटे की महफिल सजाते हैं, तो 2.5-3 घंटे के उस संगीत में जो आनंद मिलेगा उतना ही आनंद लता मंगेशकर की 3-3.5 मिनट की किसी गीत को सुन करके उस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर वो कहते हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। यानी 3 घंटे की महफिल का जो आनंद है लता मंगेशकर के 3 मिनट के गाने के अंदर सुना जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है।
स्वर, लय, शब्द, अर्थ का त्रिकोणीय संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस लगेगा। अगर शास्त्रीय संगीत के अंदर भी कोई मनोरंजन ना हो, आनंद ना हो तो वो नीरस ही लगेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी जो मिठास है, सारी जो ताकत है, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, यानी आश्रित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, यानी ऐसा चित्र जिसमें तेलीय रंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक तो व्यक्ति का हार्ड का पुतला सा, कंकाल जिसको कहें, और एक उसी व्यक्ति का एक तेलीय रंगों से युक्त एक चित्र बनाया जाए तो कौन सा चित्र बढ़िया लगेगा, वह तेलीय रंगों वाला चित्र अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गायन और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? मतलब विद्वान जो हैं वो कहते हैं क्या जो लता मंगेशकर है वो 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का जो गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, लेकिन लेखक ये मानता है कि चित्रपट संगीत की वजह से लोगों की अभिरुचि खराब नहीं हुई है, उनके कान बिगड़े नहीं है, बल्कि और ज़्यादा सुधर गए। क्योंकि आज तो बच्चा भी सुर में गाने लग गया है, उसे स्वर, ताल और लय का पता चलने लगा है। तो लता मंगेशकर के चित्रपट संगीत से लोगों के कान खराब हो गए, ऐसा मानने वाले लोगों से लेखक यही कहता है कि कान खराब नहीं हुए बल्कि और अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ सुनिए ध्यान से, चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं तो समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति मैं नहीं करूँगा। भाई चित्रपट संगीत ने आज घर में बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चे भी सुर में गाने लगे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? चित्रपट संगीत की वजह से हुआ है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। लेकिन चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की संगीत से अभिजात्य का मतलब है ये जो चित्रपट संगीत है इससे जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है।
केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। यानी आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए, इसीलिए जो शास्त्रीय संगीत हैं उनके प्रति लोगों में कम आकर्षण है, जबकि चित्रपट संगीत जो है, फिल्मी जो गाने आजकल आ रहे हैं उनमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में एक प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की, नया बनाने की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यानी जो चित्रपट संगीत गाने वाले जो गायकार हैं या जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, दिग्दर्शन है संगीत, उन्होंने पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली प्रदेश के जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों के भंडार को खूब लूटा है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले, धूप में उत्साह बनाने वाले, उत्साह के गीत गाने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल यानी कि शुष्क और जल रहित राजस्थान में परजन्य यानी बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विभिन्न कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अत्यधिक मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। यानी ये कहना चाहता है कि जो संगीत दिग्दर्शक हैं चित्रपट वाले, उन्होंने हमारे लोकगीतों के जो भंडार हैं उनको खूब लूटा है। इसका मतलब ये है कि पंजाबी, बंगाली या फिर राजस्थानी प्रदेश के जो लोकगीत हैं उनके भंडारों को खूब लूटा। इसका मतलब ये है कि उन गीतों को, उन लोकगीतों को चित्रपट संगीत के माध्यम से आज सबके सामने ला दिया है। उनका बहुत तरह से अलग अलग धुनों में, ताल में, सुर में उनका उपयोग करके और लोगों के सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही बहुत विस्तीर्ण है। संगीत का क्षेत्र सीमित नहीं है, बहुत विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। अब ये कहने का मतलब है कि जो संगीत का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। आज भी उसका क्षेत्र ऐसा है जहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं, जो अलक्षित है, जो असंशोधित है, जो अदृष्टिपूर्व है, यानी जो जिसको दिखाया नहीं दिया है, जिसको देखा नहीं गया है, जिसको पाया नहीं गया है, जिसको संशोधित नहीं गया है, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। फिर भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनअभिषिक्त यानी कि बेताज सम्राज्ञी यानी कि रानी, महारानी और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, किसी तरह की बाधा उसमें नहीं है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत निरंतर प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, कितना
खुश नसीब हैं हम लोग कि एक ऐसे कलाकार को हम अपने जीते जी अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ बड़े ही अच्छे ढंग से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपके सामने ये जो बुक है इसके जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो भी मैं समझा देता हूँ और एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से समझते हुए चलें। इसके अंदर ये जो पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। इस पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का आशय है गाने का ऐसा अंदाज जिससे सुनने वाला जो व्यक्ति है वो भाव विभोर हो जाए, और इसे प्राप्त करने के लिए स्वरों में निर्मलता और कोमलता होनी चाहिए और इसके लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि निर्मलता और कोमलता को प्राप्त किया जा सके। और जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है उससे भी स्वरों में क्या आती है, निर्मलता आती है, और इसके निरंतर अभ्यास से गानपन को प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आई बच्चों? क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से कि गानपन का उल्लेख किया है इस पाठ के अंदर। तो गानपन का क्या मतलब है? तो गानपन का इस पाठ में लेखक ने उल्लेख किया है। गानपन का आशय है गाने का ऐसा अंदाज जिससे सुनने वाला व्यक्ति भाव विभोर हो जाए, और गानपन को पाने के लिए जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत सरल और कोमल होना चाहिए, और इसके निरंतर अभ्यास से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी गायकी जो एक आम आदमी को भाव विभोर कर दे, और इसे प्राप्त करने के लिए स्वरों की निर्मलता होना आवश्यक है। स्वरों में लोच, मिठास, कोमलता और मुग्धता का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए, और जीवन को देखने के दृष्टिकोण में भी निर्मलता होनी चाहिए, जिससे गायन में भी निर्मलता झलक सके। इसके लिए निर्मलता, कोमलता और मुग्धता का पर्याप्त अभ्यास करने की आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण के साथ आप यहाँ पर अपनी बातों को प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, लता की जो गायिका है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, लता की गायकी की विशेषताएं। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं आ रही हैं। नंबर 1 जो है वो है गानपन। अब गानपन का अर्थ आपको मालूम चल गया है कि गाने का एक ऐसा अंदाज जिससे सुनने वाला व्यक्ति भाव विभोर हो जाए। तो उनके गानों के अंदर क्या है, गानपन है। दूसरी बात अगर हम करें तो स्वरों की निर्मलता है। स्वरों की क्या है, निर्मलता है। ठीक है, स्वरों की निर्मलता। तीसरे बात करें तो स्वरों की कोमलता एवं मुग्धता। स्वरों की कोमलता एवं मुग्धता। अब अगर हम आगे बात करें चौथे नंबर पर, नाद में उच्चार। नाद में उच्चार। पांचवें नंबर पर है उत्कटता से गीतों का गायन। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, और हमारी दृष्टि में भी ये पूछ रहा भाई आपकी दृष्टि में लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं। तो हमारी दृष्टि में भी लता की गायिका में ये सारी विशेषताएं नज़र आती हैं। उनकी गायकी में गानपन भी है, स्वरों की निर्मलता भी है, स्वरों की कोमलता और मुग्धता भी है, नाद में उच्चार है, उत्कटता से गीतों का गायन करना। ये सब लता मंगेशकर की गायकी की क्या है, विशेषता है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गानों वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों से न्याय नहीं किया और श्रृंगार रस के जो गाने हैं उन्होंने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इस बात से इस चीज़ को सीखेंगे कि लता मंगेशकर ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसमें लता का दोष नहीं है बल्कि संगीत जो दिग्दर्शक हैं उनका दोष है। उन्होंने लता मंगेशकर से हमेशा बड़ी उत्कटता से ऊंचे स्वर में, ऊंची पट्टी में उनसे गायन करवाया है, लेकिन उन्होंने जो करुण रस के कई गीत ऐसे भी हैं जिनको उन्होंने बड़ी उत्कटता से गाया, जैसे है मेरे वतन के लोगों, जिसको सुनकर के कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय थे उनकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने करुण रस के गीतों के साथ में न्याय नहीं किया है, करुण रस के गीतों को भी उन्होंने बड़ी उत्कटता से उनको गाया है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है और जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया और श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाते हैं, इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। ये सही है कि श्रृंगार परक गानों को गाने में लता अद्वितीय है, किंतु करुण रस के गानों को भी उन्होंने उतनी ही अच्छी तरह गाया है। ये ठीक है कि लता के अधिकांश गीतों को संगीत दिग्दर्शकों ने, निर्देशकों ने ऊंची पट्टी में गवाया है, पर उसमें लता का क्या दोष है? उनका गाया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे, और इसी प्रकार उन्होंने गाना गाया है ओ बाबुल प्यारे। इसमें भी करुण रस का प्रवाह जो है वो अनुभूत होता है। तो आप इसको जब आप बात लिखेंगे, इसको पूरी लाइन को सेट करके लिखेंगे कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, किंतु जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं, इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। ये सत्य है कि उन्होंने श्रृंगार परक जो गाने हैं वो बड़े अच्छे से गाए हैं, उनके द्वारा गाए हुए गाने अद्वितीय हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं है, किंतु उन्होंने जो करुण रस के गाने हैं वो भी बड़ी उत्कटता से गाए हैं। उनके द्वारा गाया हुआ जो गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, इस गाने को सुन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी क्या आ गए थे? आंसू। और उन्होंने ओ बाबुल प्यारे ये गाना भी उन्होंने गाया, तो ये भी उसके अंदर करुण रस की क्या होती है? अनुभूति होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उनके गानों के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पर क्वेश्चन है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, फिर भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संगीत का जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तीर्ण है, वहाँ अभी भी अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण एक बड़ा प्रांत बड़ा हुआ है, और जो फिल्मी जगत के लोग हैं इस भंडार को खूब लूट रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जो लोक गीत हैं उनके धुनों को वो लेकर आते हैं और पाठक के, श्रोता जो होते हैं उनके सामने क्या करते हैं? वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये कह रहे हैं कि भाई संगीत जो दिग्दर्शक है या फिल्म जगत वाले लोग हैं उन्होंने अभी संगीत का जो क्षेत्र है उसको खूब लूटा है। उसको क्या मतलब है कि ऐसा एक बहुत बड़ा प्रांत, यानी जैसे अपन राजस्थानी या बंगाली या फिर अपन पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों को वो फिल्मों के अंदर लेकर आए हैं, और आज भी उस संगीत के अंदर वहाँ के लोकगीतों को लाया जा रहा है
और बड़े ही सुंदर ढंग से उनको फिल्मों के अंदर गाया भी जा रहा है। तो ये बात आप इस वाक्य को साथ लेते हुए लिखेंगे। और यहाँ कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। फिर भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। ये कथन वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में एकदम उपयुक्त है। चित्रपट संगीत के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, वहाँ हर समय कुछ नया करने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसीलिए हमें फिल्मी संगीत में नए नए प्रयोग करने से नए नए गीत सुनाई देते हैं। कभी विदेशी पाश्चात्य जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ गीतों को गाया जाता है, या कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके गीतों को गाया जाता है। तो जो फिल्म संगीत है यानी कि फिल्म जगत के लोग हैं, उन्होंने इन भंडारों को खूब लूटा है और ये जो कथन है उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वहाँ आज भी अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टि, तो ये 3 शब्द हैं, मतलब जहाँ तक पहुँचा नहीं गया है, ऐसे गीत जिसको अभी सुना नहीं है, जिसको देखा नहीं है, लेकिन फिल्म जगत के जो लोग हैं उन गीतों को, उनका बहुत उपयोग कर रहे हैं। वो फिल्मों के अंदर तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके और उन चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पर उपयोग करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो देखिए, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। तो कुमार गंधर्व का इस विषय में यह मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि उनके कान सुधार दिए हैं। पहले भी गीत गाए जाते थे, किंतु आज तो स्थिति ऐसी है कि घर घर में नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी सुर में गुनगुनाने लगे हैं। तो आज लोगों के अंदर संगीत विषयक जो ज्ञान है वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि चित्रपट संगीत से लोगों के कान बिगड़ गए हैं, तो कान बिगड़े नहीं हैं बल्कि कान सुधर गए हैं और उन्हें संगीत की समझ जो है वो क्या हुई है, विकसित हुई है। और बहुत अच्छे से आज संगीत के सुर ताल की समझ या उसकी सूक्ष्मता के बारे में लोगों के अंदर एक समझ विकसित हुई है। तो ऐसा कह सकते हैं और हमारा भी यही राय है। तो ये कहना ना भाई, कुमार गंधर्व की क्या राय है और आपकी क्या राय है, तो हमारी भी यही राय है। तो इसको देखिए, सुनिए वापस। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय यह है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं, क्योंकि चित्रपट संगीत में आधे ताल का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी अलग और आसान होती है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी राय भी कुमार गंधर्व जैसी है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, इससे उसमें नीरसता भी आ जाती है। किंतु लोग केवल शास्त्र शुद्ध नीरस गाने को नहीं सुनना चाहते। चित्रपट संगीत में मुग्धता, मधुरता और लचकदारी उसकी शक्ति है और इसीलिए चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। इस कथन से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं, बल्कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधार दिए हैं, बिगाड़े नहीं है बल्कि। नेक्स्ट है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है। भाई, जो शास्त्रीय संगीत है और जो चित्रपट संगीत है, उनके महत्व का आधार क्या होना चाहिए। तो इन दोनों के महत्व का आधार है कि किस गाने में रसिकों को आनंद देने का सामर्थ्य है, ये आधार होना चाहिए। यानी कि जो रसिक हैं अर्थात जो सुनने वाले लोग हैं, उनको आनंद देने का जो सामर्थ्य है
वो किस गाने में है, ये आधार होना चाहिए। लेखक ये कहता है कि भाई चित्रपट संगीत और जो शास्त्रीय संगीत है, उन दोनों में जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उनको आनंद देने का सामर्थ्य किस में है। यदि 3 मिनट के गाने के अंदर 3 घंटे की गायकी का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि वो ताल कौन सा है, राग कौन सा है, इन बातों से उसे नहीं मतलब। उसको तो संगीत सुनने में क्या मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, और यह सामर्थ्य चित्रपट संगीत में मौजूद है। तो देखिए क्या कहते हैं कि कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार यह है कि रसिक को, सुनने वाले व्यक्ति को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है। यदि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो वह भी बिल्कुल नीरस लगेगा, अनाकर्षक और कुछ कमी वाला प्रतीत होगा। और यदि इसी प्रकार चित्रपट संगीत में भी मधुरता और तन्मयता का गुण होना चाहिए। यही दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार है और हम भी यही बात इनके बारे में सोचते हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इस बुक के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर करूंगा आप लोगों से कि जो बुक है जिसका नाम है वितान। वितान शब्द का अर्थ क्या होता है, फैलाव, यानी कि वितान का मतलब ही क्या होता है, विस्तार, फैलाव। यानी आप जिस एज ऑफ ग्रुप में हैं, यानी वहाँ आपके मन की जो कल्पनाएं हैं, आपके मन के जो सपने हैं, उनमें एक उड़ान होनी चाहिए, एक विस्तार होना चाहिए। और यही वजह है कि इस बुक के अंदर जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे उसमें जनरल नॉलेज वाइज, यानी ज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सी बातें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग जैसे अभी संगीत के विषय में पढ़ा, हम लोगों ने संगीत के बारे में जाना कि संगीत 2 तरह के संगीत होते हैं, चित्रपट संगीत होता है, एक शास्त्रीय संगीत होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों की गायकी में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। और वर्तमान समय में संगीत का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया है, आज फिल्म जगत के लोग किस तरह से संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमको यहाँ इस चैप्टर में देखने को, सुनने को मिली हैं और पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर कमी रह गई हो या मेरे द्वारा बताई हुई कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मैंने समझाने में कोई कमी छोड़ी हो तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उनका समाधान करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और पूरे विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए, बने रहिए इसी तरह से, और अपने करियर को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को करते रहिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।